बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आया। वो बैरून मुल्क से पैसे कमा के आया, लेकिन अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। एयरपोर्ट से सीधा एक टैक्सी करता है और ड्राइवर को अपने गांव का पता देता है कि इधर ले चलो। रास्ते में अहमद सोचों में गुम था कि इतने दिन बाद अपने वालिदैन को देखूंगा तो वो कितने खुश होंगे और मेरा दिल भी बहुत हल्का हो जाएगा। अभी ये सोच ही रहा था कि शहर से बाहर निकलते ही ड्राइवर गाड़ी रोक कर कहता है कि साहब, मुझे यहाँ एक छोटा सा काम है, अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 मिनट लगेंगे। अहमद कहता है कोई बात नहीं, कर लो अपना काम, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ड्राइवर उतरकर चला जाता है और अहमद की नज़र अचानक मस्जिद के बाहर बैठे हुए फकीर पर पड़ती है। उनमें से एक बुजुर्ग बिल्कुल उसके वालिद जैसे लग रहे थे। जब वो गौर से देखता है तो पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके वालिद ही हैं, जिनके बारे में उसकी बीवी ने बताया था कि वो पिछले 4 महीने से गांव में रह रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि उसके वालिद फकीरों की सफ में बैठे थे और बीवी ने ये क्यों कहा था कि वो लोग 4 माह से गांव में रह रहे हैं? असल हकीकत जानने के लिए कहानी को आखिर तक देखना जरूरी है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। खानदान में वालिद, वालिदा और उनका एक बेटा था। वालिद का नाम रहमत अली था, वालिदा का नाम नसरीन था और बेटे का नाम अहमद था। अहमद, रहमत अली और नसरीन खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। वक्त गुजरता गया, अहमद पढ़ लिख कर जवान हुआ और शादी के काबिल हो गया। वालिदैन ने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम सना था। अहमद की शादी सना से कर दी गई। शादी के बाद नई दुल्हन घर में आ गई और जिंदगी अच्छी तरह चलने लगी। कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस गांव में अहमद और उसका खानदान रहता था वो काफी पसमानदा था। वहाँ मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता था और ऊपर से बिजली भी अक्सर जाती रहती थी। अहमद नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारे जैसे उसके वालिदैन ने गुर्बत में गुजार दी। वो पढ़ा लिखा था और सोचता था कि मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि मेरा खानदान अच्छे से जिंदगी गुजार सके। इसीलिए एक दिन उसने अपने वालिदैन से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग शहर में रह सकते हैं? वहाँ मैं कोई नौकरी कर लूँगा और आप लोग भी मेरे साथ रह लेना। ये सुनकर वालिदैन ने कहा, बेटा, अगर तू तरक्की करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, तू पहले जाकर नौकरी तलाश कर, अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमें भी बुला लेना। उसके बाद अहमद अपने पंजाब के गांव से सीधा लाहौर आ गया और वहां नौकरी तलाश करने लगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई और एक किराए का घर भी ले लिया। जब अहमद ने लाहौर में किराए का घर ले लिया तो उसने अपने वालिदैन और बीवी को भी वहीं बुला लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यहाँ अहमद जितना भी कमाता सारा पैसा घरेलू खर्चात में ख़त्म हो जाता और उसका शहर में अपना घर बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाता। वो सोचने लगा कि इस तरह तो गुजारा नहीं होगा। इसी वजह से अहमद ने नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर वो बाहर जाकर पैसा कमाएगा तो वापसी पर अपना जाती घर भी बना सकेगा और खानदान को भी अच्छा मुस्तकबिल दे सकेगा। यही सोचकर उसने सबसे पहले अपनी बीवी सना से बात की। सना, जो कि अच्छी तरह घर संभाल रही थी, बोली, ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर अहमद ने अपने वालिदैन से मशवरा किया। जब वालिदैन ने बेटी की कामयाबी की लगन देखी तो उन्होंने भी हामी भर ली और कहा, बेटा, अगर तेरा दिल चाहता है तो जरूर जा, हमें खुशी होगी कि लोग कहेंगे रहमत अली का बेटा इतना कामयाब हो गया है। ये सुनकर अहमद तैयारियां करने लगा। तकरीबन 15 दिन बाद उसके कागजात मुकम्मल हो गए और वो नौकरी के लिए बैरून मुल्क चला गया। वहाँ जाकर अहमद दिन रात मेहनत करने लगा, पैसा कमाता और अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता रहता। क्योंकि वालिदैन के पास कोई अकाउंट नहीं था, वो बीवी के फ़ोन पर ही वालिदैन से बात कर लेता। वक्त गुजरता गया, अहमद ने पुराना नंबर बंद कर दिया और कंपनी का दूसरा नंबर इस्तेमाल करने लगा, लेकिन वो दूसरा नंबर वालिदैन के पास नहीं था। यूं ही 2 साल गुजर गए और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 2 साल बाद सना का रवैया अचानक वालिदैन के साथ बदलने लगा। फिर सना की वालदा को उसके भाई तंग करने लगे तो सना ने माँ को लाहौर बुला लिया।
घर छोटा था, बस 2 कमरे और एक बरामदा था। एक कमरे में सना रहती थी और दूसरे कमरे में अहमद के वालिदैन। लेकिन जब माँ आई तो सना ने अपनी सास से कहा, आप लोग बरामदे में सो जाएं, मेरी माँ उस कमरे में रहेगी। नसरीन बीवी ने कहा, बेटी मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं जमीन पर नहीं सो सकती। लेकिन सना बजिद रही, मेरी माँ पहले ही बहुत परेशान है, अगर जमीन पर सोई तो उसे बुरा लगेगा, आप लोग बाहर ही सो जाएं। सास ससुर ने सोचा कि चलो चंद दिन की बात है और मान गए। यूं रहमत अली और नसरीन बरामदे में सोने लगे और सना ने अपनी माँ को कमरे में बसा दिया। कुछ वक्त गुजरा, अहमद अब और भी मसरूफ रहने लगा। वो सिर्फ बीवी से ही वालिदैन का हाल मालूम करता। वालिदैन के साथ बराह रास्त राब्ता बहुत कम रह गया। अब सना का रवैया मजीद बदल गया। वो वालिदैन पर जुल्म करने लगी और उन्हें तकलीफ देने लगी। उसकी माँ उसे बहकाती कि जैसे तेरी भाभी मुझे सताती थी वैसे ही तू भी अपने सास ससुर के साथ कर। वालिदैन परेशान हो गए। अगर कुछ कहते तो बहू उल्टा जवाब देती, क्योंकि अहमद का राब्ता बराह रास्त नहीं था। वो भी 15-20 दिन बाद बीवी से वालिदैन का हाल पूछ लेता। यही वजह थी कि सना के दिल में हरूर आ गया कि अब तो घर में मेरी चलेगी और सास ससुर को मेरी बात माननी पड़ेगी। वालिदैन आपस में बात करने लगे कि ऐसे तो वक्त नहीं कटेगा, हमें किसी तरह बेटे से राब्ता करना होगा। तब रहमत अली ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें अहमद का पुराना नंबर लिखा हुआ था। वो डायरी लेकर पास ही के पड़ोसी यासिर के पास गए, जो अहमद का अच्छा दोस्त भी था। रहमत अली और नसरीन बड़े दुख के साथ यासिर के पास गए और कहा, बेटा हमारी अहमद से बात करवा दो, ये रहा उसका नंबर। यासिर बोला, अंकल जी ये नंबर मेरे पास भी है लेकिन ये बंद है, मैंने कई बार मिलाने की कोशिश की है मगर राब्ता नहीं हो सका। फिर उसने डायरी देखी लेकिन नंबर वही था जो पहले से उसके पास था। यूं बुजुर्ग वालिदैन मायूस होकर घर वापस आ गए। एक दिन उन्होंने प्यार से बहू सना से कहा, बेटी हमें अपने बेटे से बात करनी है, जरा फोन मिला दो ना। मगर सना जो अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर सास ससुर ने बेटे से बात की तो शिकायत कर देंगे, सीधा इनकार कर दिया। उनके पास वक्त नहीं है, वो तुमसे बात नहीं कर सकते। उसके बाद उसका रवैया मजीद सख्त होता गया। वो सास ससुर पर जुल्म करने लगी और इतना तंग किया कि एक दिन वालिदैन ने कहा, बेटी अगर तुम्हें हमारी वजह से मुश्किल है तो हम ये घर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि बहू शर्मिंदा हो जाएगी और रवैया बदल देगी, मगर सना ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ ठीक है, अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, वैसे भी तुम लोग करते क्या हो, बस खाने वाले हो। ये सुनकर बूढ़े वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा सा सामान बांधने लगे। जाते जाते बार बार मुड़कर देखा कि शायद बहू रोक ले, मगर उसने एक बार भी नहीं कहा कि ना जाओ। यूं वो लोग दिल पर पत्थर रखकर घर छोड़ गए। वक्त गुजरता गया। 10-15 दिन बाद अहमद ने बीवी को फोन किया और पूछा, माँ बाप कैसे हैं? सना ने चौंक कर जवाब दिया, वो तो गांव गए हैं, आराम से रह रहे हैं। उसे यकीन था कि गांव में ना नेटवर्क है ना अहमद तस्दीक कर सकता है। उसने ये नहीं सोचा कि एक दिन ये सच्चाई खुल जाएगी तो क्या जवाब देगी। लेकिन उस वक्त वो बस आज के बारे में सोच रही थी। यूं ही 4 महीने गुजर गए। उधर अहमद के 4 साल मुकम्मल हो गए थे। अब वो वापस आ सकता था। वापसी से पहले उसने सोचा कि बीवी को बता दूं। फिर ख्याल आया कि क्यों ना सबको सरप्राइज दो और सबसे पहले वालिदैन से मिलो जो गांव में है। यही सोचकर उसने टिकट बुक की और लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया। एयरपोर्ट से एक टैक्सी की और ड्राइवर को अपने गांव का पता दे दिया। अहमद ने बैरून मुल्क में खूब पैसा कमाया था और खानदान का फर्ज भी अच्छे से चलाया था। रास्ते में वो बार बार यही सोच रहा था कि माँ बाप इतने दिन बाद मुझे देखकर कितने खुश होंगे और अब मैं शहर में अपना घर भी खरीद सकूंगा। लेकिन जैसे ही वो लोग शहर से बाहर निकले, ड्राइवर ने अचानक गाड़ी एक मस्जिद के पास रोक ली, जहाँ सामने एक दुकान थी। वो दुकान से कुछ सामान लेना चाहता था जो उसे किसी शख्स तक पहुँचाना था। इसलिए उसने गाड़ी रोकी और कहने लगा कि साहब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो सामने ये जो दुकान है
यहाँ से मुझे 2 मिनट में सामान लेना है। अहमद ये बात सुनकर कहने लगा कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हें छोटा सा काम है तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है और ना ही मुझे जल्दी है। ये कहकर अहमद ने टैक्सी ड्राइवर को जाने दिया। ड्राइवर गाड़ी में अहमद को बिठाकर निकल गया और दुकान की तरफ बढ़ने लगा। उधर अहमद 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था और गाड़ी में बैठे बैठे बाहर झांकने लगा। वो सब कुछ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे बहुत दिनों से सब कुछ मिस कर रहा हो। उसी दौरान अचानक उसकी नजर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए फकीरों पर पड़ी। उनमें से एक बुजुर्ग फकीर को देखकर अहमद चौंक गया। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। पहले तो अहमद ने नजर हटा ली, लेकिन फिर दोबारा देखने पर उसने पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना वालिद रहमत अली था, जिसके बारे में उसकी बीवी ने कहा था कि वो लोग गांव में रहते हैं। ये देखकर अहमद हैरान रह गया। वो फौरन गाड़ी का शीशा खोलकर नीचे उतरा और मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। इतने में टैक्सी ड्राइवर वापस आ गया और अहमद को गाड़ी से उतरते देखकर आवाज दी, साहब मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर की ही बात थी, आप कहाँ जा रहे हैं? मगर अहमद ने कोई जवाब न दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस फकीर के पास पहुंच गया। फकीर ने अहमद को पहचाने बगैर उसके सामने हाथ फैला दिया। ये देखकर अहमद की आंखें भर आई। वो फौरन बैठ गया और कहने लगा, अब्बू आप यहाँ इस हालत में कैसे? क्या हुआ आपको? आप भीख क्यों मांग रहे हैं? ये सुनते ही रहमत ने सर उठाया और सामने अपने बेटे अहमद को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने फौरन अपने वालिद को कंधों से पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। फिर बोला, अब्बू आखिर ऐसा क्यों? बीवी ने तो कहा था कि आप गांव में रहते हैं, वहाँ क्या मसला हुआ कि आप यहाँ आ गए? वालिद ने आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, असल में तुम्हारी बीवी ने हमें घर से निकाल दिया था, उसके बाद हम दर दर की ठोकरें खाते रहे। ये सुनकर अहमद को यकीन ना आया। वो कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? उसने तो कहा था कि आपको गांव का माहौल पसंद है, इसीलिए वहाँ रहते हैं। वालिद ने कहा, नहीं बेटा, असल हकीकत कुछ और है। तुम्हारी सास जब गांव से आई तो उसने तुम्हारी बीवी के कान भरने शुरू कर दिए, फिर उसने हमारे साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। हमने मजबूर होकर वो घर छोड़ दिया और यहाँ सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। तुम्हारी माँ वही है, अब हम खुद कमा नहीं सकते तो मांग तांग कर गुजारा करते हैं। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अबू मुझे माँ से मिलाओ। फिर रहमत अहमद को अपने साथ लेकर झोपड़ी की तरफ गया। वो झोपड़ी सड़क किनारे तरपाल से बनी हुई थी, जहाँ अहमद की माँ भी थी। जैसे ही अहमद ने माँ को देखा, वो लपक कर उनसे लिपट गया और ज़ारो कतार रोने लगा। कहने लगा, अम्मा अब्बू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने अपनी बीवी पर अंधा यकीन किया। अब देखना मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर भी ये सब बातें सुन रहा था और सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर अहमद अपने वालिदैन को टैक्सी में बिठाता है और ड्राइवर से कहता है कि उन्हें होटल ले चलो। वहाँ पहुँचकर अहमद उन्हें अच्छा खाना खिलाता है और एक कमरा लेकर अपने वालिदैन को वहां ठहरा देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी का असल चेहरा देखना चाहता था कि वो इस मामले को किस तरह संभालती है। अहमद ने वालिदैन को कुछ नहीं बताया और कहा, अम्मा अब्बू मैं शाम को वापस आऊँगा, अभी मुझे एक ज़रूरी काम है। ये कहकर वो सीधा अपने घर चला गया। वहाँ उसकी बीवी सना अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठी खुशी खुशी टीवी देख रही थी। जैसे ही सना ने अहमद को घर में दाखिल होते देखा, वो चौंक गई और बोली, आप ये कैसे? बताया भी नहीं कि आ रहे हैं। अहमद को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने खुद पर काबू रखा और कहा, चलो अम्मा अब्बू के पास चलते हैं, उनसे भी मिलना है। सना बहाने बनाने लगी, अभी तो आए हो, जरा आराम कर लो, कल चलेंगे। यानी अभी भी वो बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। अहमद ने पूछा, और अम्मी जी यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर सना की माँ बोली, बेटा मुझे मेरे बेटे और बहू ने बहुत परेशान कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। अहमद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल अम्मी जी, आपने सही किया, बहू को कोई हक नहीं कि बुजुर्गों को तंग करे। ये सुनकर सना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि हकीकत में वही सब कुछ कर चुकी थी। उसने बात बदलते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। सफ़र लंबा था ना? मगर अहमद बोला, नहीं मैं खा कर आया हूँ, बल्कि मैं आज तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद कभी मौका नहीं मिला। ये सुनकर सना खुश हो गई। अहमद ने कहा, चलो अपनी माँ को भी साथ ले लो, उन्हें भी दिल खोल कर शॉपिंग कराऊंगा। वो दोनों खुशी खुशी टैक्सी में बैठ गई और अहमद उन्हें मार्केट ले गया। वहाँ पहुँचकर अहमद ने दोनों को उतारा और खुद टैक्सी लेकर होटल वापस चला गया। असल में अहमद का प्लान ये था
कि अगर वो घर पर ही सब बताता तो सना और उसकी माँ फौरन घर छोड़ देती। वो उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि धोखा मिलने का दर्द क्या होता है। उधर सना ने घर आकर ताला देखकर अहमद को फोन किया और बोली, कहाँ चले गए हमें छोड़कर। अहमद ने पूरी कहानी खोल दी और कहा, तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं, मैंने सबसे पहले वालिदैन को देखा था, अब पता चला ना धोखा मिलने का दर्द कैसा होता है। अब दोबारा इस घर या गांव पर रुख मत करना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, चंद दिन में वकील से कागजात तैयार करवा लूंगा। ये सुनकर सना रोती रही और माफी मांगती रही, मगर अहमद ने फोन काट दिया। फिर सना मजबूर होकर मैके चली गई। कुछ दिन बाद अहमद वालिदैन को लेकर वापस उसी घर में आ गया और फिर अदालत के जरिए सना को तलाक दे दी। बाद में एक छोटा सा नया घर खरीद कर वालिदैन के साथ रहने लगा। वालिदैन ने अहमद से दूसरी शादी का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं अम्मा अब्बू, अगर दूसरी बीवी ने भी आपके साथ ज्यादती की तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने भी कभी किसी को इतना चाहा है कि उसका धोखा आपकी रूह को हिला दे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।